चलिए वेलकम बैक। फिर से हम वापस आ गए आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। और आपको पता है कि हम ये क्लासेस लेके आ रहे हैं उनके लिए जिनको अंग्रेजी से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, खासकर वैसे स्टूडेंट्स जो हिंदी माध्यम से आते हैं और उनको ज़्यादा परेशानी होती है, तो उनके लिए हम ये लेसन्स प्लान कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको बाकी लोग भी आप देख सकते हैं, मज़े से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन अप्रोच ये होता है कि हम बहुत ही आसान तरीके से सिस्टमेटिकली आपको इंग्लिश सिखा पाएँ। इसी क्रम में अब हम लोगों ने पिछले क्लास में जो बताया था आपको कि इंग्लिश सीखने के लिए जो बेसिक हमको जरूरत होती है वो 5 चीज़ों की जरूरत होती है। द फर्स्ट आपको मैंने बताया था कि हमको सीखना है सेंटेंस फॉर्मेशन। हमको सीखना है सेंटेंस फॉर्मेशन, है ना, क्योंकि अगर आप सही सही सेंटेंस को नहीं बना पाइएगा तो आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा। और अगर आप शुरू में बोलने की कोशिश भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा गलती आप बोलिएगा और फिर आदत लग जाएगी आपको। और एक बार जब आपको आदत लग जाएगी तो फिर दोस्त बहुत परेशानी हो जाएगी उसको सही करने में। इसीलिए हम चाहते हैं कि पहले आप सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़े से पारंगत हो जाइए, फिर आपको लिखने बोलने पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो सकती है। अब बात आती है कि सेंटेंस फॉर्मेशन के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो है आपका वर्ड पावर, है ना। आपके पास सफिशिएंट वर्ड पावर होना चाहिए एक अच्छी इंग्लिश लिखने और बोलने में। क्या होता है कि आप जब सेंटेंस फॉर्मेशन आपको पता होता है पर अच्छे वोकैबुलरीज का कलेक्शन आपके पास नहीं होगा तो परेशानी क्या होती है ना कि आप अच्छे ढंग से बोल ही नहीं पाइएगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि वर्ड पावर में हम क्या करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। हम लोग आपको पूरा सीरीज बना के देंगे वर्ड पावर का कि आप कहाँ से सिस्टमैटिकली शुरू करोगे और कहाँ तक आपको जाना चाहिए अंग्रेजी बोलने के हिसाब से, है ना। तो ये चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तीसरी चीज़ जो मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में कि हमको अपना इंप्रूव करना होता है प्रोनाउंसिएशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो क्या है कि चूंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, अब हिंदी भाषी हैं तो अगर हमको इंग्लिश बोलना होगा तो बहुत सारी चीज़ें इसमें है। टोन है, मॉड्यूलेशंस है, एक्सेंट है, ठीक है, डिक्शन है। तो ये सारी चीज़ें ना इस प्रोनाउंसिएशन के अंतर्गत आती है। और मैं और मेरे साथ कनेक्ट होंगे इंग्लैंड और अमेरिका से अच्छे टीचर्स जो हैं वो हमारे साथ कनेक्ट होंगे और वो आपको सिखाएंगे एक्सेंट और ये चीज़। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो हमारा जो टोन है, हमारा जो डिक्शन है, हम अंग्रेजी के क्लोज जा सकते हैं उसके उच्चारण के, बट एग्जैक्टली नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया है, हम इस प्लेटफॉर्म पे प्रयास किए हैं कि बाकी इंग्लैंड और अमेरिका से जो भी अच्छे टीचर्स हैं वो कनेक्ट होंगे और वो आपको सिखाएंगे। फिर बात आती है चौथा चीज़ जो मैंने बताया आपको कि किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए आपके पास आइडियाज़ हो। अब ये आइडियाज़ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आपको मिला कि आपको उस पर बोलना है। जैसे मान लीजिए कि आपको बुक पे बोलना है, तो क्या होता है कि आप इंग्लिश जानते हो, आप सब कुछ जानते हो, बट परेशानी क्या होती है कि उस जानने के क्रम में आपको जब बोलने के लिए बोला जाता है तो आप 1 2 3 4 5 सेंटेंस बोलते हो, फिर आपको समझ में नहीं आता कि क्या बोले। तो उस केस में क्या होता है कि आपको बड़ा इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन फील होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी तैयारी के किसी भी टॉपिक पे कोई भी आदमी मिनिमम बोल सकता है तो 24 घंटा। और हम आपको एक क्लास बना के देंगे इस पे कि किसी भी टॉपिक पे बिना किसी तैयारी के आप 24 घंटा कैसे बोल सकते हैं। मिलेंगे हम लोग इस पे। फिर आइडियाज के बाद जो मैंने 5वां चीज बताया था आपको कि आप जब किसी भी चीज़ों पे आप बात करते हो या लिखते हो तो आपका एक अपना स्टाइल होता है, ठीक है, आपका अपना एक तरीका होता है ना, स्टाइल। तो आपको हमको जो भी करना है वो हमको यही इंप्रूव करना है, सेंटेंस फॉर्मेशंस, वोकैबुलरीज, प्रोनाउंसिएशंस, आइडियाज और स्टाइल। अब देखिए क्या होता है कि ये सब चीज़ें जो मैंने लिखा यहाँ पे, वर्ड पावर, प्रोनाउंसिएशन, आइडियाज और स्टाइल, ये सब हम किसके थ्रू बताते हैं, तो हम सेंटेंस फॉर्मेशन के थ्रू ही बताते हैं। मतलब सेंटेंस के अंतर्गत ही ना ये सब चीजें आती है, वर्ड पावर, प्रोनाउंसिएशंस, आइडियाज और स्टाइल। ये चीजें जो हमारा जज करेगा कोई भी, तो वो हमारा जज करता है कि हमारे मुंह से जो सेंटेंस निकला है हमको उसके बेस पे ही करता है। तो हमको सबसे ज्यादा हमको इसके मैकेनिज्म को समझना है कि आखिर इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन होता कैसे है, आखिर बनेगा कैसे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए जब मैंने ये सेंटेंस लिखा आपके सामने कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, और एक सेंटेंस मैं दूसरा लिख रहा हूं यहां पर, मैं इसी सेंटेंस को कुछ ऐसे लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं
टीचिंग, आई इंग्लिश एम। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सेंटेंस कौन है, पहला वाला कि दूसरा वाला, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बोलिएगा कि नहीं भाई ये तो नहीं है, ये तो हमारा गलत है, ये सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, हमारा सेंटेंस ये है। ये सेंटेंस क्यों है हमारा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसका एक मीनिंग है और वो आपको मीनिंग समझ में आ रही है। ठीक है ना, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब देखो एक सेंटेंस जो हमने यहाँ पे लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसमें 1 2 3 4 ये इंडिविजुअली जो दिख रहा है आपको, हम सबको बोलते, ये सब क्या हुआ हमारा 1 2 3 4, हम इसको इंडिविजुअल तौर पे बोलते हैं कि ये सारे के सारे हमारे वर्ड्स हैं। क्या है हमारे? दीज आर वर्ड्स, ये हमारा है वर्ड्स। तो वर्ड्स क्या करता है कि यही वर्ड्स आपस में कंबाइंड होकर सिस्टमैटिकली एक सेंटेंस फॉर्मेशंस का काम करता है। तो हमको अंग्रेजी में कुछ सीखना या नहीं है, हमको बस ये सीखना है कि जो ये शब्द है उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट कैसे हो। देखो यहाँ पे भी 1 2 3 4 शब्द है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 शब्द है, लेकिन इसका मीनिंग आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस है। इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका अरेंजमेंट सही नहीं है, उल्टा पुल्टा है, इसीलिए इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा। तो हमको क्या करना है, हमको पूरी इंग्लिश में सीखना है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक प्रॉपर अरेंजमेंट। और जैसे ही आप अरेंज कीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अरेंजमेंट से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा। अरेंजमेंट होने के बाद जब तक इसका कोई सेंस जनरेट नहीं होगा, और जैसे ही इसका सेंस जनरेट हुआ तो हम इसी को ग्रामेटिकल टर्म्स में सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सेंटेंस बोलते हैं। तो हमको सिर्फ सेंटेंस नहीं सीखना है, हमको ये बड़ा पार्ट सीखना है पूरा का पूरा कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो अब प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है अरेंजमेंट, कैसे सीखेंगे? तो देखिए इसको। अब इसे मान लीजिए कि आप जो कुछ भी सेंटेंस फॉर्मेशन में सीखते हैं, तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या सीखते हैं? आप सीखते हैं कि आपको कोई भी सेंटेंस चाहे लिखना हो, बोलना हो, पढ़ना हो, आप क्या सीखते क्या है इसमें? तो आप बेसिकली 3 समय के लिए सीखते हैं। एक जो बीत गया आप उसकी बात करते हो, एक आप प्रेजेंट की बात करते हो, है ना, और एक आप फ्यूचर के बारे में बात करते हो। तो आपको क्या करना है? आपको बस यही करना है कि आप सही सही पास्ट में बोल लें, सही सही प्रेजेंट में बोल लें और सही सही फ्यूचर में बोल लें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपका सेंटेंस आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो ये हम कब की बात कर रहे हैं? हमने लिखा यहाँ पे आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो हम कब की बात कर रहे हैं? तो हम ये बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। सेम टू सेम अगर इसी को हम पास्ट में लिखते तो हम क्या लिखते? हम इसको लिखते आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, है ना। और इसी को अगर हम फ्यूचर में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। अब देखो एक बात, हमने एक सेंटेंस ही लिखा, क्योंकि हमको जो भी सीखना है वो 30 मिनट के लिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश और आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कोई अंतर है, तो आप बोलेगा हाँ अंतर तो होता है। देखिए एक बात बताइए, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, अगर देखिए इसको मैं यहाँ से हटा दूं, तो अब बताइए तीनों में कोई अंतर है? तीनों में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस का फॉर्मेशन चाहे पास्ट में होगा, प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, तीनों का फॉर्मेशन एक ही जैसा होता है, एक तरह से होता है तीनों का फॉर्मेशन। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है कि सिर्फ एक शब्द अलग होता है जो ये बताता है कि सेंटेंस पास्ट में है, कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, कि सेंटेंस फ्यूचर में है। तो जिस शब्द से आपको पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट में है, प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है, ग्रामेटिकल टर्म्स में हम इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब अगर एक शब्द का पहचान पता चल गया आपको, तो यहाँ पर 1 2 3 4 शब्द है, तो सबका पहचान लेना पड़ेगा। एक बात तो समझ गए कि ऑक्सिलरी वर्ब से हमको सिर्फ क्या मिलता है? पहचान। कैसा पहचान?
कि सेंटेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में है, ये पहचान देने की जिम्मेदारी आपका इस ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर होता है ना। आप इसे पहचान रहे हो कि सेंटेंस प्रेजेंट में कि पास्ट में फ्यूचर में। सिमिलरली हर एक शब्द का अपना एक पहचान होता है। तो जो अगर आपसे पूछें कि अंग्रेजी कौन पढ़ रहा है, तो आई, तो हम इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और अगर आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट मुख्य रूप से कौन सा काम कर रहा है, तो मुख्य रूप से ये पढ़ने का काम कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? मेन वर्ब। ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि हम और आप जो भी काम करते हैं वो सब हमारा मेन वर्ब कहलाता है। और हमारा लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? ये क्या हुआ? आप जो काम कर रहे हो उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मली आपने क्या देखा कि सेंटेंस के फॉर्मेशन में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। चाहे सेंटेंस आप पास्ट में बनाइए, प्रेजेंट में बनाइए या फ्यूचर में बनाइए, ठीक है ना। तो अब हमको सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका मिल गया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर आपको बताएंगे कि अब हम लोग सेंटेंस के फॉर्मेशंस को करेंगे कैसे। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।